नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं अभिनव पहल। अनुमान है कि 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जाहिर है, करीब 10 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का ये लक्ष्य केवल प्राकृतिक संसाधनों की मदद से हासिल नहीं हो सकता, बल्कि इसमें अहम भूमिका होगी ज्ञान के जरिए विकसित संसाधनों की। भारत को वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और डॉक्टरों का देश माना जाता है और सारे विश्व में इनका डंका बजता है। लेकिन जब बात स्कूली शिक्षा की आती है तो हमारे सामने अभी भी कई चुनौतियां मौजूद हैं जिनसे हमें लड़ाई लड़नी है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें समग्र शिक्षा योजना जैसी कई योजनाएं और कार्यक्रम चला रही हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में 21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से एक दूरदर्शी शिक्षा नीति भी हमारे सामने है। इस नीति के जरिए कोशिश है कि भारत में एक एक छात्र की क्षमताओं का विकास सुनिश्चित किया जा सके। माना जा रहा है कि नया भारत बनाने और भविष्य के लिए युवाओं को तैयार करने में इस नीति की बड़ी भूमिका रहने वाली है। सोच यही है कि नई शिक्षा नीति देश में शिक्षा से जुड़े परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए, और ये बदलाव तभी संभव है जब हर राज्य, हर जिला इसमें अपनी जिम्मेदारी को समझे और छात्रों को व्यवहारिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करे। और ऐसी ही बेहतरीन कोशिश एक मिसाल पेश की है गुजरात के मेहसाणा जिले ने। मेहसाणा जिले को इस बार प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सम्मानित किया गया है। यहां सभी 994 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में पाठ PATHA यानी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट एंड डायग्नोसिस, टीचर ट्रेनिंग, हैंड होल्डिंग इन रेमेडीज, असेसमेंट ऑफ इम्पैक्ट के तहत फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी के लिए की गई पहल पर यह सम्मान दिया गया है। इस परियोजना ने न केवल खराब प्रदर्शन करने वाले छात्रों के फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स में सुधार किया, बल्कि छात्रों ने काफी अच्छे अंक भी प्राप्त किए हैं अगर इनकी पहले से तुलना की गई है तो। आखिर कैसे मेहसाणा ने हासिल की ये उपलब्धि, क्या रही चुनौतियां और क्या है बाकी ऐसे जिलों के लिए सबक जो इनोवेटिव तरीके अपनाकर अपने जिले में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं, आज हम करेंगे इसी पर चर्चा। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान, मेहसाणा के DM M नागराजन जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है नागराजन जी, और शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। स्कूल एजुकेशन के सचिव संजय कुमार इस समय हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एक लाभार्थी, एक शिक्षक मेहसाणा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हार्दिक J पटेल, जो कि ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे हम जानेंगे कि किस तरह का काम जमीन पर हुआ है और ये जो उपलब्धि है वो मेहसाणा के नाम कहीं ना कहीं दर्ज हुई है। अगर मेहसाणा की बात करें तो यहाँ लागू की गई इस परियोजना का जो उद्देश्य है वो दरअसल सरकारी स्कूलों के बारे में मिथक को तोड़ना भी कहीं ना कहीं रहा है कि सरकारी स्कूल में शिक्षक और छात्र प्राइवेट स्कूलों को टक्कर नहीं दे सकते या उस लेवल की मेहनत और परिणाम नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ इस प्रयोग ने यह बता दिया कि सरकारी स्कूलों के छात्र और शिक्षक समान रूप से बेहतर और सक्षम है। लगातार ट्रेनिंग और इनोवेशन की मदद से अच्छी प्लानिंग से लागू की गई योजना अभूतपूर्व परिणाम ला सकती है। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वन्तः संजय। ये एक अभूतपूर्व प्रयास है कि हम किस तरह से हमारे जो बच्चे हैं उनके भविष्य को संवार सकते हैं, किस तरह से इन बच्चों के लर्निंग आउटकम को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसके बेस पे उन्होंने एक डायग्नोस्टिक टूल को डेवलप किया और इस तरह से जो हमारा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट पथ डिज़ाइन हुआ। और इसमें हमने ये निश्चित किया कि हर कक्षा के बच्चे के लर्निंग आउटकम्स को हम डिफाइन करेंगे। हम फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी में बच्चों को बेसिक्स ऑफ द लैंग्वेज और बेसिक्स ऑफ मैथ सिखाने का प्रयास करते हैं। स्मार्ट क्लासरूम्स और डिजिटल क्लासरूम्स में उपयोग ज़्यादा हो रहा है और बच्चों को भी इसमें काफ़ी मज़ा आ रहा है सीखने में, और इसके साथ जो असर है वो भी उनके शिक्षण के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। तो हम बच्चों को उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में न्यूमरेसी और लिटरेसी में
कहाँ तक वो कर सकते हैं और कहाँ पे वो अटक रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं। अमृत काल में जो इनोवेटिव माइंडसेट के साथ उनको जो आगे बढ़ना है, फ्री माइंड के साथ क्रिटिकल थिंकिंग को आगे बढ़ाना है, ये सब में ये फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी एक मेटा स्किल की तौर पे काम आएगा। ये जो प्रोजेक्ट है वो न सिर्फ बच्चों को बल्कि टीचर्स को भी ट्रेन करता है, और टीचर्स को ये आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि कौन सा बच्चा FLN के किस एस्पेक्ट में कमजोर है, उसको किस तरह से ट्रेन करना है और किस तरह से उसको नेक्स्ट स्टेज में ले जाना है। हमने इन हाउस फर्स्ट फेज में लगभग 930 टीचर्स को, इन सेकंड फेज में 1026, इस तरह से लगभग 2000 टीचर्स को ट्रेन किया गया। એ રીતનું અમે આખું વાતાવરણ हम स्कूल में ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं जिससे बच्चे स्कूल में घर जैसा महसूस करें और वो खेल खेल में चीजों को सीख जाएं। થયો છે। એ પણ અમે બાળકોને स्कूल में कलरफुल स्ट्रक्चर्स और गेम्स बने हैं जिसे बच्चे काफी पसंद करते हैं। खेल खेल में पढ़ाने के कारण अब बच्चे भी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और हमें भी बच्चों को पढ़ाने में काफी आनंद आता है। मुझे अपने काम पर बहुत गर्व है। બહુ જ ગર્વ છે। અમારા ગામમાં એટલી हमारे गांव के स्कूल अब इतने अच्छे हैं कि बच्चों को शहर नहीं भेजना पड़ता। અમે जब मैं स्कूल में बच्चों को छोड़ने जाती हूँ तो मुझे अपने गांव के स्कूल पर गर्व होता है। पहले हमें साइन करना हो या फिर बैंक का काम हो, उसमें परेशानी आती थी, लेकिन अब हमारे बच्चे ही हमें पढ़ने लिखने में मदद करते हैं। हमारे गांव के स्कूल अच्छे हो गए हैं। गुजरात के मेहसाणा में प्रोजेक्ट पथ के द्वारा नन्हे मुन्नों के भविष्य को संवारने के लिए किया जा रहा सफल प्रयास प्रशंसनीय है। तो आइए इसी पर करते हैं चर्चा। और पहले संजय कुमार जी, शुरुआत आपसे करूंगी। जैसे मैंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जिक्र किया 2020, माना ये गया कि अब शिक्षा के क्षेत्र में ये छात्रों को एक तरह से खुले आसमान में उड़ने की आज़ादी देने वाला है, लेकिन हम ये भी समझ रहे हैं कि चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। किस तरह के कंपोनेंट्स की बात जो पॉलिसी है ये करती है, और मेहसाणा ने जो एक तरह से मिसाल कायम की है उसे आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं मेहसाणा के जिलाधिकारी को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा और शुभकामना भी देना चाहूँगा। इस वर्ष समग्र शिक्षा अभियान को पहली बार पीएम्स अवार्ड में शामिल किया गया था, और ताकि जो हमारे ज़िला कलेक्टर्स हैं उनके द्वारा समग्र शिक्षा में भी जो अभिरुचि ली जा रही है उसको और प्रशस्त किया जा सके। जो अभी आपने फिल्म दिखाई, ये एक चीज़ को स्थापित करती है कि विद्यमान परिस्थिति में भी यदि सही लीडरशिप मिले और तकनीक का प्रयोग किया जाए, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने को देखने को मिल सकते हैं, और ये आपने दिखाया भी है। समग्र शिक्षा अभियान 2018 में चालू की गई, और उसके पहले हम एलिमेंट्री एजुकेशन जो क्लास 1 से 8 तक है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को हम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा को के रूप में देखते थे। तो ये महसूस किया गया कि शिक्षा को एक रूप से देखने की ज़रूरत है, और 1 से 12 तक की जो क्लासेज है उसके लिए समान रूप से एक नीति होनी चाहिए, और उस एक नीति के तहत समग्र शिक्षा अभियान को लाया गया। और फिर 29 जुलाई 2020 को सदी का जो पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को समर्पित किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत समग्र शिक्षा अभियान को भी उसके अनुकूल बना दिया गया है। मुख्य बातें क्या हैं? पहली बात है कि शिक्षा को अलग अलग नहीं देखा जाना है, एक इंटीग्रेटेड तरीके से उसको देखा जाना है। और अभी जो शिक्षा में ह्यूमैनिटीज़, साइंस, कॉमर्स इत्यादि के जो सेक्टर्स बटे हुए हैं उसको भी एक करके देखना है, ताकि
10वीं तक जो बच्चा है वो एक साथ पढ़ सके और 11वीं 12वीं में भी उसको कई तरह के मौके मिले। तो जो साइंस का बच्चा है वो चाहे तो आर्ट्स के भी कोर्सेज ले सकता है। और दूसरी जो प्रमुख बात है वो है कि आर्ट्स में, स्पोर्ट्स में और वोकेशनल स्टडीज़ पर इस बार बहुत ही ध्यान दिया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को एक साथ किया जा रहा है ताकि बच्चे के पास जो चॉइस हो वो विस्तृत रूप से हो। इस नीति के तहत जो सबसे प्रमुख बात है जो हम अभी कर रहे हैं वो है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को बनाया जा रहा है। और ये जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम है ये आगे के, मैं समझता हूँ 2 महीने के अंदर इसको राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दिया जाएगा। और इसके तहत एनसीईआरटी के द्वारा प्री प्राइमरी से लेकर के 12वीं तक की एकदम नई किताबें लाई जाएंगी। और ये नई किताबें राष्ट्रीय शिक्षा की सोच को दर्शाएंगी। हाथ में उम्दा किताबें हों तो मैं समझता हूँ पढ़ने का भी आनंद आएगा। बिल्कुल। 3 चीज़ें हैं। पहली, छात्र हैं जो स्कूल में जाते हैं, स्कूल है, शिक्षक है, और इन सब के चारों ओर कौन है? हमारे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबके लिए अलग अलग देखने के लिए हमें प्रेरित करता है। ठीक है। बच्चे हैं तो बच्चे स्कूल में जाएं, उनको स्कॉलरशिप मिले, उनको हम फ्री किताबें देते हैं 8वीं तक। मिड डे मील के तहत एक हॉट मील कुक करके उनको स्कूलों में दिया जाता है ताकि बच्चों का न्यूट्रिशन भी अच्छा हो और खेलने कूदने की सारी चीज़ें भी उनके पास स्कूल में उपलब्ध हो। तो एक तरह से देखा जाए तो एक समग्र रूप से शिक्षा को देखने की कोशिश की जा रही है और इस प्रयास के रंग भी आ रहे हैं। बिल्कुल। नागराजन जी, जिस PATHA पाठ जिसे हम कह रहे हैं, जिसके बारे में थोड़ा बताया भी, ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट एंड डायग्नोसिस, टीचर ट्रेनिंग, हैंड होल्डिंग एंड रेमेडीज, असेसमेंट ऑफ इम्पैक्ट, ये क्या है? थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बताइए और किस सोच के साथ इसे बनाया गया? जैसे निपुण भारत के अंदर बेसिक स्किल्स में लिया गया है कि फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी, दिल्ली में बैठ के जो नीति किया जाता है उसको ज़मीन पर उतारने के टाइम पे हर एक ज़िले का परिस्थिति अलग होता है, बिल्कुल। वहाँ की रिक्वायरमेंट अलग होता है और स्थानिक परिस्थिति ज़िले के अंदर भी अलग अलग ब्लॉक के अंदर भी रिक्वायरमेंट्स अलग होते हैं। तो ये जो गैप्स है इसको आइडेंटिफाई करके उसको असेसमेंट करके उसके साथ साथ वो गैप को फिलअप करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया जाए और वो टीचर्स को हैंड होल्डिंग किया जाए और वो कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट करके उसका इम्पैक्ट कितना है उसका असेसमेंट करने का इसमें प्रयोग किया गया है। इसका शुरुआत इसलिए हुआ कि कोरोना के टाइम पे जो बच्चों का शिक्षण में प्रभाव पड़ रहा था कि ब्रेक हो रहा था, उसकी वजह से उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसमें जो कमी दिख रही थी उसको सुधारने के लिए एक गैप लगा। तो वो गैप को आइडेंटिफाई करने के बाद हमने असेसमेंट किया कि इनका फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी, और बहुत बार हमारे प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि ये बिल्कुल ज़रूरत है कि उनकी जो बेसिक स्किल है फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी बढ़ावा दिया जाना चाहिए क्योंकि वो उनको पूरे ज़िंदगी में काम आने वाला है। तो उस टाइम पे अगर हम छोड़ देंगे तो उसको कवर अप करने में दिक्कत होगी। तो पूरा जिला ने एक मुहिम उठाया कि हम इसमें करेंगे। तो कंसल्ट करने के बाद ऐसा पता चला कि जो अभी नीति नियम को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक असेसमेंट टूल की ज़रूरत थी कि हर एक बच्चे को हम इंडिविजुअलाइज्ड वे में ट्रैक कर सकें। तो वो टूल बनाया गया, उसके साथ जो लैडर है और असेसमेंट के मेथड्स हैं वो बनाए गए, बुकलेट्स बनाए गए और वो बुकलेट्स के ऊपर जब स्टूडेंट को असेसमेंट किया जाता है तो उसकी जो प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करने के लिए एक चार्ट भी बनाया गया। तो शिक्षक को इंडिविजुअल टीचर स्टूडेंट का जो प्रोग्रेस है वो उसको दिख रहा है उसमें कि कौन सा कक्षा तक या कौन से चीज़ तक वो कर पा रहा है। तो इसमें हम 2-3 और कमियों को भी पार कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग कक्षा में रहता है लेकिन उनकी क्षमता के हिसाब से हम अभी उनको टारगेट कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं, उनको बच्चों के साथ बैठ के एक फ्री वातावरण में रिलैक्स में टीचर टारगेटेड काम कर सकते हैं। इसके परिणाम से क्या हुआ है कि जो 40% जो है 40% से नीचे जो बच्चे परफॉर्म कर रहे थे, पुअर बच्चे हैं जिनको प्रिय बालक भी कहा जाता है, उनकी परसेंटेज में कमी हुई है लगभग 13%। और बाकी जो ऊपर के बच्चे हैं 40 से
80% का जो बच्चे हैं और 80 के ऊपर जो लेते हैं, 80 के ऊपर, उनमें भी बढ़ोतरी हुआ है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो तीनों कोहॉर्ट में पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट 10 to 15% से लेके कुछ कुछ ब्लॉक्स में 20% तक भी मिला है। खास करके जोटाना करके ब्लॉक है जहाँ पे एकदम थोड़ा बैकवर्ड विस्तार जहाँ बोल सकते हैं, जहाँ बच्चों की ज़्यादा कमियाँ ऐसी है, तो उनमें ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। इससे हमको लगा कि ये जो चीज़ है इसमें बहुत ही प्रभाव पड़ रहा है और उनको ज़िंदगी भर काम आएगा। और राज्य सरकार ने भी ये प्रयोग को टेस्ट करके निष्णातों के साथ अभ्यास करके इसको पूरा राज्य में करने के लिए GCRT के द्वारा सूचन भी किया गया है। अभी मास्टर ट्रेनर्स खाली हमारे ज़िले में नहीं, दूसरे ज़िले के टीचर्स भी आके ट्रेनिंग लेके इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत सरकार की सहयोग से दीक्षा प्लेटफॉर्म को काफ़ी मात्रा में इसमें उपयोग किया गया। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारी जो कमियां हैं उसको हम पार कर पाए, उसके लिए भी एक उत्तम उदाहरण है। बिल्कुल। संजय जी, जब समग्र शिक्षा की आपने बात की और आपने भी बताया कि इस बार जब एक्सीलेंस अवार्ड की हम बात कर रहे हैं तो समग्र शिक्षा को भी शामिल किया गया। जाहिर तौर पर बहुत सारे नॉमिनेशंस भी आते होंगे। अगर इस समग्र शिक्षा को लेकर हम उपलब्धियों की बात करें तो आपको क्या लग रहा है, जिस दूरदर्शी सोच के साथ आगे बढ़ा जा रहा है उतने परिणाम मिल रहे हैं, या अगर कठिनाइयाँ या चुनौतियाँ आ रही हैं तो फिलहाल वो किस तरह की दिख रही हैं? समग्र शिक्षा अभियान काफ़ी हद तक बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। सबसे पहली बात है कि इसने 100% एक्सेस सबको दिया है। तो यदि आज हम क्लास 1 में देखें तो लगभग 100% बच्चियों का नामांकन हम लोग कर पा रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, हम उनको जानते हैं। लर्निंग आउटकम्स, यदि आप स्कूल में जाते हैं तो आप क्या कुछ सीख रहे हैं, उसमें भी वृद्धि हो रही है। और बच्चों का जो परफॉर्मेंस है उसमें बेहतरी हो रही है। और अभी जैसा कि मेहसाना के ज़िलाधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है बुनियादी शिक्षा और अंक ज्ञान। तो वर्ग 3 तक हर बच्चा पढ़ने में जिस भाषा में हो, और ये मातृभाषा में NEP बोलता है कि मातृभाषा में उसकी पढ़ाई होनी चाहिए, कम से कम 5वीं तक और 8वीं तक यदि संभव है तो मातृभाषा में बच्चा पढ़ रहा है, उसके लर्निंग आउटकम्स में सुधार हो रहा है। हमारे आंकड़ों को यदि आप देखेंगी तो आप पाएंगी कि यदि 100 बच्चे क्लास 1 में आ रहे हैं तो 12वीं तक जाते जाते 65 हो जा रहे हैं। तो ये 35 बच्चे 1 से 12 की जो दूरी है उसमें अलग हो रहे हैं। और ये ज़्यादातर जो हो रहा है वो हो रहा है 8वीं से 9वीं में और 10वीं से 11वीं में हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है कि हम किस प्रकार से सेकेंडरी एजुकेशन में भी 100% अपने बच्चों को रख सके। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्पष्ट रूप से कहता है कि 2030 तक हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है सेकेंडरी एजुकेशन के लिए भी उसको हम 100% कर सकेंगे। और चैलेंज ये है, तो हमें आवश्यक है हमारे लिए कि हम वोकेशनल एजुकेशन को बहुत ही मजबूत तरीके से अपने स्कूल के करिकुलम में ले आए। पहले हम 9वीं से स्टार्ट करते थे, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, लेकिन अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 6ठी से हम करेंगे। तो बेहतर करिकुलम, अच्छी किताबें और प्रशिक्षित शिक्षक और वोकेशनल एजुकेशन को एजुकेशन में सम्मिलित कर दिया जाए और उसको लोकल इंडस्ट्रियल आवश्यकताओं के अनुसार भी उसको जोड़ दिया जाए, ताकि बच्चा जब बाहर 10वीं से निकले या 12वीं से निकले तो वो किसी भी इंडस्ट्री में कार्य करने के लायक हो, उसके पास उतना स्किल्स हो। ये हम कोशिश कर रहे हैं और ये हम कर पाएंगे 2030 तक। तो 2030 तक हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो 100% हो जाएगा सेकेंडरी एजुकेशन में। ठीक है। इसके अलावा जाहिर तौर पर नागराजन जी, हर कोई ये समझना चाहेगा कि तरीके क्या अपनाए गए, वो इनोवेटिव तरीके क्या थे जो आपने अपनाए, क्योंकि जैसे आपने कहा कि हर बच्चे की अलग वीकनेस है, हर बच्चे की अलग स्ट्रेंथ है, उसको एसेस करना, उसके हिसाब से तैयारी करना और बच्चे पर ध्यान देना। क्या इनोवेटिव तरीके थे जो आप लोगों ने अपनाए? इसमें जो हमने टूल किट बनाए हैं उसमें एक असेसमेंट का रूब्रिक बनाया है कि
कक्षा 3 से 8 के जो भी बच्चा है, वो कोई भी कक्षा में हो, उन सब के लिए एक ही रूब्रिक था। उसमें पूरा पाँचों साल का जो प्रगति है वो हम माप सकते हैं। उसकी वजह से एक ही फ्रेमवर्क में पूरे ज़िले के सभी बच्चों का एक असेसमेंट किया जा रहा है और उनको एक चार्ट में बिठाया जा रहा है कि वो कहाँ पे अभी प्रगति कर रहे हैं और उनकी कैपेबिलिटी क्या है। फिर उनको जो कैपेबिलिटी में वो अटक रहे हैं, उनको उसमें सिखाने के लिए एक टूल किट टीचर्स को भी दिया और एक खास ट्रेनिंग भी दिया गया कि वो उनको कैसे उपयोग करें और थोड़ा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को कैसे बढ़ावा दिया जाए और बच्चों के साथ घुल मिल के एक कैजुअल और रिलैक्स वातावरण में वो कैसे पढ़ाया जा सके, उसमें भी प्रयोग किया गया। उसकी वजह से स्टूडेंट के अंदर जो पॉजिटिविटी है और ओपननेस है वो बढ़ावा हुआ और उनको सब्जेक्ट की समझ में आई। और इसमें रिटन और जो रीडिंग है और मैथ्स है, तीनों में फोकस दिया गया कि जिस बच्चे जिसमें कम है उसमें फोकस किया गया। तो ये जो टीचर्स की टूल किट है, ये इसमें सबसे बड़ा इनोवेशन है, क्योंकि वो जब जाते हैं उनके पास कुछ रेडीमेड ऐसा चीज़ नहीं होती है कि कहाँ से उनको शुरू करें। तो एक फ्रेमवर्क के अंदर वो अपना प्रोग्रेस को, टीचर की खुद की प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सके, स्टूडेंट की प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सके और कोई भी पूछे, उनके पेरेंट्स पूछे, हम भी पूछे, अधिकारियों पूछे, तो वो बता सकते हैं कि कौन सा बच्चा कहाँ तक प्रगति कर रहा है और कैसे उसका परिणाम मिल रहा है। और ये कंटिन्यूअस प्रक्रिया रहेगी, ऐसा नहीं कि एक प्रोजेक्ट हो गया, थोड़ा टाइम हो गया, फिर रह गया। अभी ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया, हमारे शिक्षण प्रणाली में ये शामिल हो गया है। तो इसका जो बेनिफिट है अभी हमको वर्षों तक मिलते रहने वाला है। और ये जो टूल किट्स बनाए उसमें भी काफ़ी अपग्रेड हो रहा है। साथ में हमने QR कोड के साथ जो इंटीग्रेशन किया और दीक्षा प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया है, तो शिक्षक को खुद को जो भी रेफरेंसेस चाहिए वो उनको जल्दी मिल जाता है, तो वो अपने काम पे बहुत ही फोकस्ड और क्लियर वे में कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा यानी रेप्लिकेबल और सस्टेनेबल यस, दोनों है सस्टेनेबल ये। होगा और इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है। ठीक है, ठीक है। अब हम सीधा मेहसाणा में एक शिक्षक हैं हार्दिक जे पटेल, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं ऑनलाइन। हार्दिक जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। थोड़ा हमें बताइए कि जिस परियोजना मेहसाणा में, जिस पाठ परियोजना की बात हो रही है, उससे आप लोगों को किस तरह के लाभ हुए हैं? क्या आपको लग रहा है कि जो बच्चों का प्रदर्शन है, उनकी जो प्रारंभिक साक्षरता है, उसे इससे बेहतर किया जा सका है? आप अपने स्कूल के बारे में बताइए, कैसे लागू किया गया इसे? नमस्कार। जैसे हमारे माननीय कलेक्टर श्री ने बताया कि कोविड-19 महामारी के बाद जब छात्र 2 साल बाद शाला में आए थे, तो उनकी बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान में काफ़ी कमी पाई गई। उनको वर्तमान कक्षा से जोड़ने के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान में सुधार करना ज़रूरी था। इसलिए हमारी स्कूल के शिक्षक अपने तरीके से छात्रों को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान सिखाने लगे। लेकिन उसमें ज़्यादा अच्छा परिणाम नहीं मिला। उसी बीच हमारे जिले में समग्र शिक्षा द्वारा माननीय कलेक्टर श्री और जिला विकास अधिकारी श्री और शिक्षा विभाग के मार्गदर्शन अनुसार परियोजना पाथा की शुरुआत हुई। इस योजना के तहत हमारी शाला में निदान कसौटी का आयोजन हुआ। निदान कसौटी से छात्र किस विशिष्ट समस्या क्षेत्र से प्रभावित है, वो हमें पता चला। इस छात्रों को उसी समस्या क्षेत्र से आगे बढ़ाना था, जो अब सरल था। इस परियोजना में हमें खास शिक्षक मार्गदर्शिका के साथ-साथ बुनियादी साक्षरता की वर्कशीट और संख्या ज्ञान की वर्कशीट भी दी गई थी, जिसे छात्रों का उपचारात्मक कार्य करने में बहुत मदद मिली। इस परियोजना के तहत छात्रों के परिणामों में अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली, जैसे कि जुलाई 22 से मार्च 23 तक फाउंडेशनल लिटरेसी और जी। न्यूमरसी में जी। सिद्ध छात्रों की टकावारी 65% से बढ़कर 81% तक हो गई। और पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट की बात करें तो जुलाई 22 से मार्च 23 तक छात्रों की सिद्धि 61% से बढ़कर 81% तक हो गई। ठीक है।
यानी ये जो परिणाम है वो अपने आप में बता रहे हैं कि ये प्रयोग कितना सफल रहा है। फिलहाल आपका हार्दिक जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा संजय जी, मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगी, आपने चैलेंजेस के बारे में भी बताया, उपलब्धियों के बारे में भी बताया, लेकिन जाहिर तौर पर ये समझना होगा, आपने 2030 के लक्ष्य की जो बात की है उसके लिए रोड मैप क्या दिखता है, किस तरह का रोड मैप है हमारे सामने शिक्षा को लेकर? जो सबसे पहला रोड मैप है वो है नई किताबों को लाना। जी, इसके अभी बारे में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम आ जाती है 2 महीने के अंदर, तो इसके आधार पर एनसीईआरटी के द्वारा प्री प्राइमरी से लेकर के 12वीं तक की किताबों को नए सिरे से बनाया जाएगा और इस प्रकार से बनाया जाएगा कि एनईपी में जो भी सोच शिक्षा के लिए है वो इसमें आए। यदि आप क्रिएटिव लर्निंग की बात करते हैं और हम लोग ये कहते हैं कि ये जो रटने की जो प्रवृत्ति है इसको कम किया जाए और सोचने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाए, तो इसके लिए असेसमेंट को भी बदलने की ज़रूरत है। आपको किस प्रकार से असेस किया जाता है उसी पर आधारित है कि आप किस प्रकार से पढ़ते हैं। तो असेसमेंट को भी बदलने की कोशिश की जा रही है। जो प्रश्न पूछे जाएंगे हर वर्ष और बोर्ड एग्जामिनेशन में वो इस प्रकार से होंगे ताकि छात्र सोचने पर मजबूर हो और जब वो अच्छा सोच पाएगा तभी उन प्रश्नों के जवाब दे पाएगा। तो नई किताबें, असेसमेंट इस प्रकार से हो कि बच्चा नए तरीके से सोचे। सभी छात्रों को हर चीज़ के लिए अलग अलग उनको सुविधा दी जाए, तो उनके पास जो चॉइस है, उनके पास जो बास्केट में चॉइस है वो बढ़ जाएगा। तो कोई म्यूज़िक सीख सकता है, तो कोई साइंस के साथ ह्यूमैनिटीज़ के भी कोर्सेज ले सकता है, जो स्पोर्ट्स में अच्छा है उसको स्पोर्ट्स में भी क्रेडिट मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों को लाया जाएगा तो जो शिक्षा की जो प्रणाली है वो बेहतर हो पाएगी और बच्चे को स्कूल जाना भी पसंद आएगा। ठीक है, और समय की क्योंकि थोड़ा सा कमी है, नागराजन जी मैं चाहूँगी आप बताइए, क्या अभी भी कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपको दिख रहे हैं और बाकी ज़िलों के लिए आपका क्या मैसेज होगा? चैलेंज तो अभी पूरा इंडिया के लिए भी है। हम तो एक पूरा बुनियादी शिक्षण का एक भाग में एक चीज़ का प्रयोग किया है। जी। अभी काफ़ी जो इसके जुड़े हुए मुद्दाएं हैं जिसमें हमको और काम करना है और इनोवेटिव जिला एडमिनिस्ट्रेशन और लोग हैं, तो हम लोग काफ़ी प्रयत्न कर रहे हैं कि नेक्स्ट चैलेंज में और इसको हम बेटर स्केलिंग कैसे करें और दूसरे ज़िलों को भी हम अभी सपोर्ट कर रहे हैं कि वो इसको अपनाएं। और बहुत सारे ज़िले में से दूसरे ज़िले से जो टीचर्स हैं, अभी तक 2-3 हज़ार टीचर्स हैं आके यहाँ पे ट्रेनिंग लेके गए हैं, तो उनके यहाँ पे भी इसका अमल हो रहा है। तो जब अमृतकाल की हम बात करते हैं तो इसका जो बीज है अब डाला जा रहा है, तो ये बीज सही तरीके से और सही वातावरण में किया जाए, उसमें ये पार्ट है। एक अच्छा एक नर्सरी के तौर पे उनकी माइंड को डेवलप करने में काम दे रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। और काफ़ी काम अभी करना बाकी है और करते रहेंगे। उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं। नागराजन जी आपका, संजय कुमार जी आपका, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस कार्यक्रम में, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं जिनमें छात्र और शिक्षक हम जानते हैं 2 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और इन्हें समय के साथ मजबूत बनाना सबसे ज़रूरी है और इस दिशा में गुजरात के मेहसाणा जिले के अभिनव प्रयोग सराहनीय हैं। जाहिर है नए शैक्षणिक नवाचार से आज की कक्षाओं में शिक्षकों के पढ़ाने के तरीके बदल रहे हैं। शिक्षा अधिक छात्र केंद्रित हो गई है और इससे मिले सकारात्मक नतीजे खुद अपनी सफलता की कहानी मेहसाणा में बयां कर रहे हैं। जाहिर है मेहसाणा के रंग लाते प्रयासों से बाकी राज्य और जिले भी सीख लेकर आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ आज इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर यह सीरीज आगे भी जारी रहेगी। न्यू इंडिया बनाने में योगदान देने वाले पुरस्कार विजेताओं से हम आगे की सीरीज में चर्चा जारी रखेंगे और जानेंगे कि कैसे उनके अनुभव और इनोवेटिव इनिशिएटिव्स का लाभ बाकी राज्य और जिले भी ले सकते हैं। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।